हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के वह तमाम फैक्ट को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जैसे कि आपका सीडीपी अभी एग्जाम होना है, बिहार में एग्जाम होना है, यूपी में एग्जाम होना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे इकोनॉमिक की जो करंट वाले मुद्दे होते हैं और जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एफडीआई को लेकर, ठीक है। देखिए अभी क्या हो रहा है, एफडीआई इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्चुअल क्या पूछता है आजकल, आजकल झारखंड में कॉन्सेप्चुअल पूछने लगा है। एफडीआई में जो है ना गिरावट आ रहा है, ठीक है। कुछ समय में गिरावट आ रहा है तो उसके पीछे का क्या कारण है। तो कारण अगर पूछेगा, कारण बताइए, ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, कमजोर वैश्विक जो है आर्थिक स्थिति। कारण क्या बताना है, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति। आप देख रहे हो ना, अभी न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते होगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि अभी अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पे सुस्त चल रहा है, स्लो चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी भारत का जो है ग्रोथ रेट आगे है। तो ये इस तरह के जो आर्टिकल आपके न्यूज में आते रहते हैं। तो एफडीआई जो कमी हो रहा है ना, उसके पीछे का जो कारण है कमजोर वैश्विक स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति। इस फैक्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है ना। तो इस तरह के अगर ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन के साथ आपको जाना है। ये आपका पूछा गया था, आपका बिहार और अदर प्लेसेस में पूछा गया था, और ये सीडीपीओ में भी आने की पूरी संभावना है। फिर हम लोग बात करेंगे जैसे कि नेशनल इनकम को लेकर। बोलता है कि राष्ट्रीय आय जो होता है ना, राष्ट्रीय आय, उसका कौन इसको मेजरमेंट करता है। देखिए अगर पहले पूछेगा ऑप्शन में, अगर देख लीजिएगा सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो ये हो जाएगा। अगर एनएसओ है इसका आंसर अब एनएसओ हो जाएगा, क्योंकि सीएसओ को ही जो है ना 2019 में और एनएसएस को मर्ज करके क्या बना दिया गया था, एनएसओ बना दिया गया था 2019 में। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कहाँ पे क्या है, उसके हिसाब से ही जो आपको क्या करना है, ऑप्शन के साथ जाना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हमें देखने को मिलता है, देखिए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है ना, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। या आप देख लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पूछता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत न्यूज में जो शब्द है चर्चा में रहता है, न्यूज में जो है चर्चा में रहता है। और हम लोग जो बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, अगर हम बात करेंगे, देखिए क्या होता है, वैसा प्रॉपर्टी, वैसा इन्वेस्टमेंट जिससे जो है ना मेंटेनेंस के लिए आप खर्च कर रहे हो। जैसे कि आप एग्जांपल में देखोगे एमएसपी, अभी न्यूज में एमएसपी था ना, तो बोला गया एमएसपी किस प्रकार का खर्च है, तो वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। फिर आपका सब्सिडी, सब्सिडी होता है ना, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हो ना, वो भी आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, पेंशन वगैरह जो देते हो, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम जो मद हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस में आता है। और इसी तरह का प्रश्न जो पूछता है, ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा सिंपल सिंपल वाला वन लाइनर वाला फैक्ट कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है, मिक्स्ड है या प्राइवेट है या पब्लिक है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है का ट्रेंड जो है अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और ये सब जो फैक्ट है ना, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से, ठीक है, अच्छे अच्छे बुक पढ़ने से आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लीजिए, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए क्या होता है। वो प्रॉपर्टी, वो इन्वेस्टमेंट जिससे आपका कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप हॉस्पिटल बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप कर रहे हो वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोड वगैरह, है ना, ये सब क्या हो जाएगा आपका, हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, प्लांट, इंडस्ट्री, ठीक है, मिशनरी, ये सब जो है आपका सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पर, तो पूछता है कि ग्लोबलाइजेशन का आपने नाम सुना है ना, वैश्वीकरण का, तभी सुना होगा आपने, वैश्वीकरण सुना है ना। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, होता है। और इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों, क्योंकि आपका 1991 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या, एलपीजी नीति को किया गया था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किया गया था। और इस बार जो है पीवी नरसिम्हा राव जी है ना, हमारे जो प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है ना, भारत रत्न। तो क्वेश्चन जो है वैश्वीकरण से पूछने की पूरी संभावना है। और चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, जो स्टेट सिविल सर्विसेज का होता है एग्जाम, पीसीएस जो होता है ना, वहाँ पे यहाँ से फैक्ट जो है पूछने की पूरी संभावना है। तो आप लोग को इस सब चीज़ को देख के जाना होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आप जितना पढ़ ले बुक, लेकिन ये सब टॉपिक को नहीं छोड़ना है। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव हुआ, तो यहाँ पर देखा जाएगा प्रभाव की अगर बात करें यहाँ पे, तो वस्तुओं और सेवाओं का क्या हुआ, वस्तु प्लस जो सेवा है ना, सेवाओं का क्या हुआ,
इसका जो व्यापार बढ़ाना, एफडीआई बढ़ाना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, एफआईआई बढ़ाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और क्या बढ़ा आपका, एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ाना, ठीक है, इंपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट भी बढ़ा है। ये सब क्या है आपका फायदा है, ठीक है। हालांकि फायदा में आपको इंपोर्ट को फायदा में नहीं लिखना है, लेकिन आपको बता दें इंपोर्ट भी बढ़ा है। अगर भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाए ना, इंपोर्ट अभी ज्यादा होता है ना एक्सपोर्ट के मामले में, याद रखिएगा, ठीक है। एक और फैक्ट आपको बता देते हैं न्यूज में, ठीक है। एक तो पहला ये फैक्ट देख लीजिए, ऊर्जा को लेकर, कच्चा तेल जो है था ना, कच्चा तेल, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं ना, और फिर उससे जो है विभिन्न प्रकार के डीजल पेट्रोल अपने हिसाब से जो इसको प्रोडक्ट के हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो कच्चा तेल का हम लोग 85% जो यूज होता है हमारा, उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हम लोग, है ना, याद रखिएगा। ये जो फैक्ट है इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक और फैक्ट देख लीजिएगा अभी जो करंट में था, पॉपुलेशन के मामले में भारत जो है ना टॉप पे हो गया। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है कि पॉपुलेशन के नंबर पे हम लोग हो गए फर्स्ट, अपना भारत हो गया, सेकेंड पे हो गया चाइना, एंड थर्ड पे कौन हो गया, यूएसए। इस नंबरिंग को याद रखिएगा, बहुत पूछने की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। और मोटे अनाज को लेकर भी पूछता है कि मोटे अनाज का जो प्रोडक्शन सबसे अधिक है, देखिए कर्नाटक होता है, कई बुक में कर्नाटक लिखता है, कहीं लिखता है राजस्थान लिखता है। तो आप ऑप्शन के साथ देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन के साथ देखिएगा यहाँ पे कि किसको सही मान रहा है वो, ठीक है। बिहार वाला में आप देखोगे तो वहाँ पर कर्नाटक दिखाता है, झारखंड वाला में देखोगे तो राजस्थान दिखाता है, तो कुल मिला कहीं कहीं मध्य प्रदेश भी दिखाता है। हालांकि तीनों स्टेट जो है ना वहाँ पे मोटे अनाज देखने को मिलेगा आपको, क्लियर है। चलिए ये सब फैक्ट को, हाँ एक और आपको बता दें, जो फॉरेन जो एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो अभी भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 640 बिलियन अमेरिका डॉलर, याद रखिए कितना है, 640 बिलियन अमेरिका डॉलर। और आपको बता दें इसमें जो है चार क्या होते हैं, मद होते हैं, चार फैक्टर होते हैं, कौन कौन सा होता है देख लीजिए। पूछता है गोल्ड हो गया, सोना हो गया, फिर आईएमएफ के पास जो रखा हुआ है डिपोजिशन वो हो गया, आईएमएफ के पास। फिर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व को देखें हम लोग, गोल्ड को देखें और आईएमएफ डिपोजिशन होता है, साथ में आपका जो ट्रेजरी बिल हो गया, ठीक है ना, और डिफरेंट करेंसी हो गया देश के, वो भी आपका फॉरेन रिजर्व में आता है, याद रखेंगे इसको, और महत्वपूर्ण है ये। और एसडीआर भी इसमें इंक्लूड होता है। ये क्वेश्चन जो है ना कई दफा स्टेट सिविल सर्विसेज में बहुत बार पूछता है, तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे आपके पास ये फैक्ट को क्लियर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो हम लोग बात करेंगे अभी 2021 में और 2022 में, ठीक है। 2021 और 22 में अगर हम देखेंगे तो राजकोषीय घाटा कितना था, जिसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, तो 9.2 था ये, और 6.7 था, ठीक है, 2021-22 में। ये फैक्ट याद रखिए, सीडीपी में पूछ सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, एक होता है उत्पत्ति का नियम। देखिए उत्पत्ति का नियम क्यों आ रहा है, ये चर्चा भी आ गया है, उत्पत्ति का नियम चर्चा भी हो गया है, न्यूज में आ गया है, क्यों आ गया है। देखिए उत्पत्ति के नियम से जो है ना, आप कौन सा गुड्स आप अपने देश में मंगा रहे हो ना, तो उसका सोर्स पता चलेगा कि कहाँ पर ये बना है, ठीक है, कहाँ से ये इंपोर्ट हो रहा है, इसमें कितने सारे टैक्सेस लगे हैं, कस्टम ड्यूटी इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, तो इन तमाम जो फैक्ट है आपको देखने को मिलेगा। और उत्पत्ति का नियम को थोड़ा सा और डिटेलिंग में देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल कब आया था कॉन्सेप्ट, और इसका फाउंडर कौन, मतलब कौन जो है इसके प्रतिपादित किया था, इन तमाम नामों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग, जो देखने को मिल रहा है हमें महत्वपूर्ण फैक्ट वो ये है कि मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, शिशु मृत्यु दर। पूछता है शिशु मृत्यु दर क्या होता है, तो शिशु जो है ना मृत्यु जो दर है वो क्या है, तो 1000 बच्चों पे, ठीक है, 1000 बच्चा का जन्म हुआ, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, तो उसमें कितना का मृत्यु हो गया। मान लीजिए सपोज कीजिए 1000 बच्चे पे 50 लोगों का मृत्यु हो गया, 50 बच्चों का, यही हो गया आपका शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो ये जो है ना स्टैटिस्टिक्स में बहुत पूछता है। अभी वर्तमान में अगर आप देखोगे 2019 के हिसाब से तो 30 है, मतलब 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है ना, तो उसमें 30 बच्चों का मृत्यु हो जा रहा है, तो शिशु मृत्यु दर ये है। लेकिन जब 1950 का आंकड़ा देखोगे, 1950 का, उस वक्त पता कितना था, 190 के आसपास था, है ना। इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है ही ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हमें जो देखने को मिल रहा है मानव पूंजी निर्माण। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण, ये सब जो शब्द है ना काफी न्यूज में रहता है, और उसी को हम लोग चर्चा कर रहे हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखोगे अदर स्टेट पीसीएस में तो बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम लोग बात करेंगे ये मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। आप जो है मानव पे, ठीक है, अपने नागरिक पे
या व्यक्तियों पे खर्च कर रहे हो ना, शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हेल्थ के सेक्टर में कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, स्किल प्रदान कर रहे हो, तो ये सब इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये हो गया मानव पूंजी निर्माण। ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया है। आगे बात करेंगे इंसॉल्वेंसी क्या होता है और बैंकरप्सी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दिवाला, आपने नाम सुना ना, दिवाला और क्या होता है, दिवाला और शोधन क्षमता, ठीक है। शोधन क्या होता है, अक्षमता। तो आपको बता दें, देखिए दिवाला में क्या होता है, दिवाला में क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंसी, बोलते हैं ना, इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया, किसी से 100 रुपये लोन लिया, ठीक है, सपोज कीजिए, और आप देने में सक्षम नहीं है, और आपने मना कर दिया, हाथ उठा दिया कि मेरे पास भैया पैसा नहीं है और हम देने में सक्षम नहीं है, तो अब ये कंडीशन जो है ना, ये दिवाला का कंडीशन कहलाएगा। लेकिन आपने 100 रुपये उधार लिया, लेकिन आप बोलोगे भैया मेरे पास पैसा अभी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे पास आएगा, या कुछ सालों के बाद आएगा, तो मैं आपको दे दूंगा। तो जो देने वाला था वो मान गया, ठीक है, और आप जो है मुझे 1 साल 2 साल के बाद दे दीजिए जब भी आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका शोधन अक्षमता, इसी को बोलते हैं बैंकरप्सी, याद रखिएगा। ये शब्द जो है ना, ये कॉन्सेप्चुअल ध्यान में रखिएगा, कई दफा एग्जाम में पूछा गया। एक और याद रखिएगा यहाँ पे, औद्योगिक नीति को लेकर, ठीक है, औद्योगिक नीति, जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं ना अभी हाल के वर्षों में, तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। मैंने जो इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों के लिए हाईलाइट करके रखा था, तो औद्योगिक नीति जो है ना, जो संकल्प की बात करें हम लोग, अगर संकल्प की अगर बात करें, तो 1956 में इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और आप सेकेंड 5 ईयर प्लान देखोगे ना, 5 ईयर प्लान, तो वहाँ पर भी औद्योगिक पे काफ़ी जोर दिया गया था। और ये मॉडल था ना सेकेंड 5 ईयर प्लान का, वो था महालनोबिस, था ना, महालनोबिस। तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, और ऐसे क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह का जो फैक्ट को हम लोग बार बार कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। धन्यवाद।